Hello everybody, welcome to Legal Biz Academy. Today we will study Hindu and what does this act deal with? This act deals with the guardianship of the minority. Okay? So इस एक्ट से पहले कौन सा एक्ट डील करता था गार्जियन? इस एक्ट से पहले डील करता था गार्जियनशिप एंड व्हाट्स एक्ट 1890 डील करता था गार्जियनशिप से। ठीक है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो है वो एक ऐसा एक्ट है जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन पे अप्लाई होता है, हिंदूज पे। लेकिन गार्जियनशिप एंड वर्ड्स एक्ट 1890 जो था वो एक सेकुलर एक्ट था। वो ना सिर्फ हिंदू, इवन वो मुस्लिम्स पे भी अप्लाई। ठीक है, गार्ज बिफोर स्टार्टिंग लेट्स नो द डिफरेंस बिटवीन कस्टडी एंड गार्जियन। ठीक है, कस्टडी क्या है? तो कस्टडी इज बेसिकली द फिजिकल केयर एंड डेली कंट्रोल ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, और गार्जियनशिप क्या है? गार्जियनशिप इज बेसिकली द टोटल लीगल पावर ओवर अ चाइल्ड्स प्रॉपर्टी एंड बॉडी। ओके, कस्टडी क्या है? कस्टडी क्या है? कस्टडी एक डेली फिजिकल केयर है बच्चे का। और गार्जियनशिप क्या है? गार्जियनशिप एक लीगल पावर देता है गार्जियन को, जो बच्चे के प्रॉपर्टी और बॉडी के लिए लीगली फोर्स होगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ फेयर एक्ट। फेयर एक्ट क्या बोलता है? फेयर एक्ट बोलता है एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर 32 ऑफ 1956। डेट ऑफ एसेंट क्या है? 25 अगस्त। डेट ऑफ एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट 25 अगस्त 1956। ओके, टोटल कितना सेक्शन है? तो टोटल देयर आर 13 सेक्शन इन हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। ओके, सेक्शन 1 किससे बात करता है? सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट द शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। इसको क्या कहेंगे? इस एक्ट को कहेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। कहाँ अप्लाई होगा? तो ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा। ओके, होल ऑफ इंडिया, जो कि और हिंदूज डोमिसाइल है वहाँ पे भी अप्लाई होगा, जहाँ जिस एक्सटेंट तक, जिस टेरिटरी तक ये एक्ट आउटसाइड द टेरिटरी एक्सटेंड करता है, अप्लाई करेगा पूरे इंडिया पे और हर हिंदू पे जो कि इंडिया में है या इंडिया के आउटसाइड जिस टेरिटरी में है जहाँ पे ये एक्ट एक्सटेंड। ठीक है, सेक्शन 2 क्या बोलता है? सेक्शन 2 बोलता है एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू एक्ट 8 ऑफ 1890। अब 1819 का 8th एक्ट कौन सा है? तो गार्जियनशिप एंड वर्ड्स एक्ट 90। सेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि ये जो एक्ट है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ये सप्लीमेंट है गार्जियनशिप एंड वर्ड्स एक्ट 1890 का। ठीक है, मतलब दिस एक्ट इज इन एडिशन टू गार्जियनशिप एंड वर्ड्स एक्ट 1890, नॉट इन डेरोगेशन विथ दैट एक्ट। ओके, मतलब कि अगर मीन्स कि सर्टेन इफ सर्टेन थिंग्स इज नॉट क्लियर इन हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, तो हम कहाँ रेफर करेंगे? हम रेफर करेंगे गार्जियनशिप एंड वर्ड्स एक्ट 1890 को। ठीक है, एक्सप्रेसली बोल रहा है, एक्सप्रेसली प्रोवाइड कि इन डेरोगेशन ऑफ गार्जियनशिप एंड वर्ड्स एक्ट, मतलब इट इज डेरोगेशन ऑफ इन एडिशन ये एडिशन में होगा गार्जियनशिप एंड वर्ड्स एक्ट के, ना कि डेरोगेशन में। ठीक है, सेक्शन 3 क्या बोल रहा है? सेक्शन 3 बात करता है आपका एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। तो ये एक्ट किस पे अप्लाई होगा? तो क्या है? हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, तो ये अप्लाई होगा हिंदूज पे अप्लाई होगा। तो हिंदूज कौन है? ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हिंदूज कौन है? तो कोई भी जो जो वीर शैव लिंगायत या फॉलोवर और ब्रह्मो आर्य या प्रार्थना समाज के मेंबर है वो हिंदू है। जो बुद्धिस्ट, जैन, सिख हैं वो हिंदू है। ठीक है, रिलीजन से। और कोई भी पर्सन जो डोमिसाइल है इंडिया में और जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, जू या पारसी नहीं है वो भी हिंदू है। ठीक है, कौन कौन है हिंदू?
वीर शैव लिंगायत, ठीक है, फॉलोवर ऑफ प्रार्थना ब्रह्मो प्रार्थना आर्य समाज, ठीक है, जो बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, वो भी हिंदू है। और कोई भी पर्सन जो डोमिसाइल है इंडिया में, जो कि हु इज नॉट अ मुस्लिम, जो कि हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू, वो भी हिंदू है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में क्या बात कर रहा है, एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कोई भी चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट चाइल्ड हो या इनलेजिटिमेट चाइल्ड हो, जिसके बोथ पेरेंट्स क्या है, हिंदू है, वो भी हिंदू है। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है, वो हिंदू है। या कोई भी चाइल्ड जिस, चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, उसके दोनों में से कोई वन ऑफ उस पेरेंट्स, दोनों में से कोई एक पेरेंट्स क्या है, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख है, और वो बॉटअप है उसी कल्चर के, उसी रिलीजन के हिसाब से, तो वो भी हिंदू होगा। और कोई भी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट, कोई भी पर्सन जो कन्वर्ट या रिकन्वर्ट कर गया है किसमें, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख में, तो वो क्या होगा, वो हिंदू कहलाएगा, ठीक है। और सेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि इस एक्ट में कुछ भी कंटेन है सबसेक्शन 1 में, ये किस पे अप्लाई नहीं करेगा, तो ये अप्लाई नहीं करेगा शेड्यूल ट्राइब पे, मतलब कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट शेड्यूल ट्राइब पे अप्लाई नहीं करता है। ये एक्सप्रेसली बताया गया है कहाँ, तो सेक्शन 3 क्लॉज 2 में बताया गया है, ओके। जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गजट में डायरेक्ट नहीं कर देता है, तब तक एसटी पे, मतलब शेड्यूल ट्राइब पे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप अप्लाई नहीं करेगा, ओके। लेट्स मूव टू सेक्शन टू, लेट्स मूव टू सेक्शन 4 विच इज द डेफिनेशन क्लाउज ऑफ द एक्ट, ओके। इसमें क्या बोला गया है, सेक्शन 4 क्लॉज ए में बोला गया कि माइनर कौन है, तो माइनर कौन है, हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18, जो भी व्यक्ति 18 साल का उम्र कंप्लीट नहीं किया है वो है माइनर, ओके। गार्जियनशिप किसका दिया जाता है, गार्जियनशिप हमेशा माइनर का दिया जाता है, ना कि मेजर। मेजर कौन है, जो पर्सन 18 या 18 से ऊपर है वो मेजर है, जो पर्सन 18 से नीचे है वो माइनर है, ठीक है। नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इज माइनर, ओके। गार्जियन मीन्स क्या है, गार्जियन का मतलब क्या होगा, सेक्शन 4 क्लॉज बी में बताया गया है कि गार्जियन कौन है, तो गार्जियन वो होंगे, मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ पर्सन ऑफ माइनर। पर्सन ऑफ अ माइनर का मतलब क्या है कि माइनर के बॉडी का केयर, ओके, और या फिर माइनर के प्रॉपर्टी का केयर, या फिर दोनों ही, पर्सन के, माइनर के बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों का ही जो केयर कर रहे हैं वो कौन है, वो गार्जियन है, ओके। और इसमें क्या इंक्लूड होंगे, तो नेचुरल गार्जियन इंक्लूड होंगे। नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं, तो नेचुरल गार्जियन आर द बायोलॉजिकल पेरेंट, जैसे हमारे बायोलॉजिकल मदर फादर जो है वो क्या है, वो है हमारे नेचुरल गार्जियन, ओके। गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ माइनर्स फादर और मदर, मतलब ये क्या है, ये बात कर रहा है आपका टेस्टामेंट्री गार्जियन का, ओके। वैसे गार्जियन जो बाय विल अपॉइंट किए, बाय विल मतलब जो, जिनको हमारे मम्मी पापा ने वसीयत के द्वारा अपॉइंट किया है, उन्हें कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन और गार्जियन बाय विल, ओके। थर्ड पॉइंट बात करता है कि गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय द कोर्ट, तो यहाँ पे क्या क्या बात किया जा रहा है कि गार्जियन कौन होंगे, गार्जियन वो होंगे जो हमारे नेचुरल गार्जियन है, जैसे कि बायोलॉजिकल मदर फादर। सेकेंड बोल रहा है कि टेस्टामेंट्री गार्जियन, दोज गार्जियन हु आर अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ हर नेचुरल गार्जियन, ओके। और थर्ड क्या बोल रहा है कि गार्जियन जो कि डिक्लेयर है, जिसको कोर्ट अपॉइंट किया है, ठीक है, अपॉइंटेड और डिक्लेयर बाय द कोर्ट, जिसको कोर्ट एज अ गार्जियन डिक्लेयर किया है, वो भी गार्जियन में आएंगे। फोर्थ क्या बोल रहा है, पर्सन एम पावर टू एक्ट बाय सच और अंडर एनी इनैक्टमेंट, मतलब कि फोर्थ भी यही बोल रहा है कि कोई भी पर्सन जो कि एम्पावर्ड है वैसे एक्ट करने के लिए एज अ गार्जियन रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वर्ड, ठीक है, किसी इनैक्टमेंट जो कि कोर्ट ऑफ वर्ड से बात कर रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली थर्ड और फोर्थ पॉइंट बात कर रहा है कि दोज पर्सन विल बी कंसिडर एज गार्जियन जो कि बाई कोर्ट अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। क्लॉज सी क्या बात कर रहा है, क्लॉज सी बात कर रहा है नेचुरल गार्जियन, ठीक है। क्लॉज सी बोल रहा है कि नेचुरल गार्जियन कौन है, तो क्लॉज सी में बोल रहा है कि नेचुरल गार्जियन वो होंगे जो कि सेक्शन 6 में दिया गया है। अब सेक्शन 6 में क्या दिया हुआ है वो सेक्शन 6 में देखिए,
सेक्शन 5 क्या बोल रहा है? ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या है कि कोई भी लॉ अगर इस एक्ट के आने से पहले कोई भी प्रोविजन इससे रूल कोई भी यहाँ मैटर जो कि इस एक्ट में प्रोविजन कोई भी मैटर से रिलेटेड प्रोविजन दिया हुआ है, तो इससे पहले इस एक्ट के आने से पहले कोई रूल इंटरप्रिटेशन या कोई लॉ या कस्टम था तो वो क्या होगा, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, उसका जीरो इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर इस एक्ट में कोई प्रोविजन बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, कोई भी प्रोविजन जो है वो इनकंसिस्टेंट है इस एक्ट से तो उसका भी क्या होगा, उसका भी जीरो इफेक्ट होगा। ओके, चलो लेट्स सी सेक्शन 6। सेक्शन 6 किससे बात करता है? नेचुरल गार्जियन। और बिफोर मूविंग टू सेक्शन 6 एक बार देख लेते हैं कितने टाइप्स के गार्जियन है। ठीक है, गार्जियंस, गार्जियंस कितने टाइप के हैं? तो नेचुरल गार्जियन, ठीक है, और क्या क्या है? गार्जियन अपॉइंटेड, गार्जियन ऑफ अडॉप्टिव सन, टेस्टामेंट्री गार्जियन और डी फैक्टो गार्जियन। ओके, तो बेसिकली 4 है। ठीक है, नेचुरल गार्जियन किस में बात कर रहे हैं? नेचुरल गार्जियन का, तो नेचुरल गार्जियन का बात कर रहा है सेक्शन 6। कौन कौन होंगे नेचुरल गार्जियन? नेचुरल गार्जियन में सबसे पहले तो स्टेप फादर और स्टेप मदर इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, नेचुरल गार्जियन में स्टेप फादर या स्टेप मदर इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि लेजिटिमेट बॉय या गर्ल के केस में, लेजिटिमेट मतलब धर्मज लड़का या लड़की के केस में, या फिर लेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल जिसका शादी नहीं हुआ है। ठीक है, इस केस में कौन गार्जियन होंगे? पहले तो फादर देन आफ्टर मदर। ठीक है, अगर लेजिटिमेट लड़का या लड़की है या फिर लेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है, ठीक है, तो उस केस में कौन होंगे गार्जियन? तो उस केस में गार्जियन होंगे फर्स्ट फादर गार्जियन होंगे इन एब्सेंस ऑफ फादर। अगर फादर नहीं है तो मदर गार्जियन होगी। ठीक है, अब 5 साल से नीचे के बच्चे का कस्टडी किनको जाएगा? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टडी एंड गार्जियनशिप। ओके, कस्टडी क्या है? फिजिकल डेली केयर ऑफ अ चाइल्ड, और गार्जियनशिप क्या है? लीगल पावर दिया गया है चाइल्ड के केस, चाइल्ड और चाइल्ड के प्रॉपर्टी के केस में। ठीक है, फिर चाइल्ड अगर 5 साल से नीचे के बच्चे हैं तो उनका कस्टडी किसको जाएगा? उनका कस्टडी हमेशा मदर को जाएगा। ओके, अब क्या बात कर रहा है? इलेजिटिमेट बॉय या गर्ल है, अगर इलेजिटिमेट अधर्मज बच्चे हैं, ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, या फिर इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है, तो हमेशा गार्जियन से पहले मदर को जाएगा देन आफ्टर फादर को। ठीक है, अगर लेजिटिमेट लड़का या लड़की है या अनमैरिड गर्ल है तो उसका कस्टडी, उसका गार्जियनशिप हमेशा पहले फादर को जाएगा उसके बाद मदर को जाएगा। लेकिन इलेजिटिमेट लड़की या लड़का है या फिर अनमैरिड डॉटर है तो उसका गार्जियनशिप हमेशा पहले मदर को जाएगा और मदर के एब्सेंस में फादर को जाएगा। ओके, और 5 साल से कम के बच्चे हैं तो उनका कस्टडी किसको जाएगा? तो उनका कस्टडी जाएगा मदर को। अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ नेचुरल गार्जियन भी सेक्शन 6 में ही बात कर रहा है। क्या कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा नेचुरल गार्जियन का? तो अगर कोई पर्सन, मान लेते हैं फादर को नेचुरल गार्जियनशिप मिला है, लेकिन अगर फादर हिंदुज्म से कन्वर्ट कर लेता है किसी अदर रिलीजन में तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, या फिर रिनंस कर देता है वर्ल्ड को, मतलब त्याग देता है, क्या बन जाता है? हर्मिट बन जाता है। ठीक है, सन्यासी बन जाता है या वानप्रस्थ बन जाता है। ठीक है, वन की ओर चल जाता है या सन्यासी बन जाता है तो फिर भी वो नेचुरल गार्जियन नहीं रहेगा, वो डिस्क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इफ सीज टू बी हिंदू या रिनंस द वर्ल्ड। ओके, अब क्या कहा गया? केस लो, गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई के केस में क्या कहा गया? 1999। इस केस में कहा गया कि सेक्शन 6 क्लॉज 1 में जो बात कर रहा है, द वर्ड आफ्टर, आफ्टर जो वर्ड है सेक्शन 6 क्लॉज ए में,
ये बात नहीं कर रहा है कि आफ्टर द लाइफ ऑफ द फादर, यहाँ पे बोल रहा है कि उसका मतलब है इन एब्सेंस ऑफ फादर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट held that the word after in section 6 clause A cannot be interpreted to mean after the life of the father, ठीक है। द वर्ड आफ्टर हैज द मीनिंग इन एब्सेंस ऑफ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं, आफ्टर का मतलब ये नहीं होगा कि फादर के डेथ के बाद मदर आएगी गार्जियनशिप के रोल में। इसका मतलब वो है कि अगर इवन इफ द फादर इज नॉट प्रेजेंट तो मदर विल बी कंसिडर एज नेचुरल गार्जियन, ओके, बिकॉज ऑफ एनी रीजन। अब जैसे कि सीज हिंदुज्म को त्याग दिया गया, वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया गया, तो ऐसा तो नहीं फादर का डेथ हो गया, फादर इज अलाइव बट ये सीज फ्रॉम हिंदुज्म, हिंदू नहीं रहा या फिर वर्ल्ड को त्याग दिया, ठीक है, रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को। तो इस केस में कौन बनेगा? इस केस में मदर आ जाएगी गार्जियनशिप के रोल में, ओके। ये कौन से केस में कहा गया? तो गीता हरिहरन वर्सेस आरबीआई 1999 के केस में कहा गया कि वर्ड आफ्टर का मतलब आफ्टर द लाइफ ऑफ फादर नहीं है, इसका मतलब है इन एब्सेंस ऑफ फादर, ओके। अब सेक्शन 7 किससे बात करता है? सेक्शन 7 बात करता है गार्जियन ऑफ अ अडॉप्टिव सन, ठीक है। अडॉप्टिव सन का गार्जियन कौन होगा? तो फादर विल बी द फर्स्टली फादर होगा हमेशा अडॉप्टिव सन का गार्जियन, आफ्टर फादर मदर होगा, मदर होगी, ओके। टेस्टामेंट्री गार्जियन का बात कर रहा है कौन सा सेक्शन? सेक्शन 9 बात करता है टेस्टामेंट्री गार्जियन। टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होते हैं? तो वो गार्जियन जिनको फादर और मदर बाय विल अपॉइंट करते हैं फॉर लेजिटिमेट चाइल्ड, ठीक है। लेजिटिमेट चाइल्ड के गार्जियनशिप के लिए जिसको नेचुरल गार्जियन अपॉइंट करते हैं वो है टेस्टामेंट्री गार्जियन। डी फैक्टो गार्जियन का बात कर, गार्जियनशिप का बात कर रहा है सेक्शन 11। डी फैक्टो गार्जियनशिप क्या होता है कि जहाँ पे ना तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, ना तो वैसे गार्जियन है जिनको कोर्ट अपॉइंट किया गया है बाय द फैक्ट ऑफ, ठीक है। वैसे सर्कमस्टेंस में जहाँ पे कोई गार्जियन नहीं है और कोई देखभाल करने लगा तो वो उनको माना जाएगा डी फैक्टो गार्जियन, ओके। नॉट अलाउड, डी फैक्टो गार्जियन नॉट अलाउड टू डील विद द माइनर्स प्रॉपर्टी, माइनर के प्रॉपर्टी से डील नहीं करते हैं डी फैक्टो गार्जियन। अब बेयर एक्ट का लैंग्वेज देखते हैं। सेक्शन 6 में नेचुरल गार्जियन का बात किया गया है। लेट्स सी बेयर एक्ट का लैंग्वेज क्या कहता है। सेक्शन 6 नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर, द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स पर्सन, माइनर्स पर्सन मतलब माइनर के बॉडी का, ठीक है, एज वेल इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी, माइनर के बॉडी और प्रॉपर्टी का, ठीक है। पर एक्सक्लूड किसको कर रहा है? अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, हिंदू अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है, एक्सप्रेसली। इन केस ऑफ अ बॉय और एन अनमैरिड गर्ल, बॉय के केस में या अनमैरिड गर्ल के केस में कौन होगा? फादर होगा हमेशा, ठीक है। उसके आफ्टर हिम, फादर के बाद कौन होगी? मदर होगी, ठीक है। कस्टडी ऑफ माइनर नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 5 ईयर ऑर्डिनरली कहाँ जाता है? ये हमेशा मदर के पास जाता है, ठीक है। बी में क्या बात कर रहा है? बी में बात कर रहा है अगर इललेजिटिमेट बॉय है या इललेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है तो उस सिनेरियो में कौन होगा गार्जियन? तो उस सिनेरियो में हमेशा मदर होगी गार्जियन, आफ्टर मदर फादर होंगे, ठीक है, आफ्टर हर फादर, ओके। इन केस ऑफ मैरिड गर्ल के केस में क्या है? मैरिड गर्ल के केस में हस्बैंड गार्जियन होते हैं, ठीक है, हस्बैंड इज द गार्जियन, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट एज नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन का बात किया, कभी भी कोई भी माइनर किसी माइनर के प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता, लेकिन एक माइनर दूसरे माइनर के बॉडी का गार्जियन बन सकता। इफ अ माइनर इज मैरिड टू अनदर माइनर एंड दे हैव अ चाइल्ड, तो वो मदर भी माइनर मदर भी अपने माइनर बच्चे की गार्जियन हो सकती है और फादर भी गार्जियन हो सकते हैं, और वो हस्बैंड जो है, जो माइनर हस्बैंड है, वो भी अपने माइनर वाइफ का गार्जियन हो सकता है। मतलब कि माइनर के बॉडी का तो गार्जियन हो सकता है लेकिन माइनर के प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं होगा, ठीक है। इफ अगर मैरिड गर्ल है, चाहे वो माइनर ही क्यों ना हो, तो उस केस में भी उसका गार्जियन कौन होगा? हस्बैंड होगा। और अगर मेजर है तो गार्जियनशिप चाहिए नहीं, मेजर का तो गार्जियन होता ही नहीं है, ठीक है।
अब ये क्या है, ये बात कर रहा है प्रोवाइडेड, किससे बात कर रहा है, प्रोवाइजो बात कर रहा है डिस्क्वालिफिकेशन कि कब कब अब 1% नेचुरल गार्जियन नहीं रहेगा, तो कब नहीं रहेगा, तब नहीं रहेगा जब वो सीज कर देता है हिंदुइज्म, मतलब हिंदुइज्म हिंदू नहीं रह जाता है, या फिर तब नहीं रहेगा जब वो वर्ल्ड को रिनंस कर दिया है, ठीक है। और क्या बन गया है, क्या वानप्रस्थ बन गया है, हर्मिट बन गया है, या एसेटिक बन गया है, सन्यासी बन गया है, ठीक है। तो सेक्शन 6 में क्या क्या बोला है कि कौन कौन नेचुरल गार्जियन है और क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है नेचुरल गार्जियन। हाँ, और ये एक्सप्रेसली बोला गया कि फादर मदर में कौन इंक्लूड नहीं होगा, तो स्टेप फादर इंक्लूड नहीं होंगे और स्टेप मदर भी इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। अब सेक्शन 7 क्या बात करता है, सेक्शन 7 बात करता है नेचुरल गार्जियन ऑफ अडॉप्टिव सन। अगर किसी बच्चे को गोद लिया गया है तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा, तो उसका नेचुरल गार्जियन हमेशा पहले फादर होगा, उसके बाद ही मदर होगी, ठीक है। अडॉप्शन, अडॉप्टिव फादर, आफ्टर हिम अडॉप्टिव मदर, ओके। सेक्शन 8 बात करता है पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन, पर ऐसे देख लेते हैं क्या क्या पावर है नेचुरल गार्जियन का। तो बेसिक सेक्शन 8 बात करता है नेचुरल, सेक्शन 6 बात करता है नेचुरल गार्जियन कौन होंगे, सेक्शन 7 बात करता है अडॉप्टिव सन के गार्जियन कौन होंगे, तो अडॉप्टिव फादर, उसके बाद अडॉप्टिव मदर। सेक्शन 8 बात करता है नेचुरल गार्जियन का पावर क्या क्या है, तो क्या पावर है, तो वो सारे एक्ट कर सकते हैं जो कि नेसेसरी है, रीजनेबल है और बेनिफिशियल है, किसके लिए, माइनर के लिए, ठीक है। माइनर के प्रॉपर्टी, माइनर के बॉडी और माइनर के प्रॉपर्टी के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। नेचुरल गार्जियन क्या कर सकते हैं, सारे एक्ट कर सकते हैं जो कि नेसेसरी है, रीजनेबल है और बेनिफिशियल है माइनर के बॉडी और माइनर के प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं, तो बिना कोर्ट के परमिशन के नेचुरल गार्जियन कभी भी माइनर के प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या नहीं कर सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते हैं, गिफ्ट नहीं कर सकते या एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं माइनर के इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है। और क्या नहीं कर सकते हैं, लीज पे नहीं दे सकते हैं 5 साल से ज्यादा के लिए, ठीक है, या 1 साल से मोर देन 1 ईयर बियॉन्ड द डेट ऑन विच द माइनर अटेन मेजोरिटी, 1 साल से ज्यादा जब माइनर मेजोरिटी अटेन कर लेता, ठीक है। 5 साल से ज्यादा आप लीज पे नहीं दे सकते हैं माइनर के प्रॉपर्टी को, लेकिन अगर माइनर मेजर बन जाता है तो उस मेजर बनने के 1 साल से ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। मेजर बनने के 1 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं लीज पे, और अगर माइनर माइनर ही है तो 5 साल से ज्यादा आप प्रॉपर्टी को लीज पे नहीं दे सकते, ठीक है। और ये क्या होगा, ऐसा अगर किया गया है तो ये इवन आफ्टर द परमिशन ऑफ कोर्ट, तो ये क्या होगा, ये वॉइडेबल होगा, किसके इंस्टेंस पे, माइनर के इंस्टेंस पे, कि माइनर चाहे तो ऐसा मॉर्गेज, चार्ज, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज या फिर लीज को क्या कर सकता है, वॉइड में वॉइड बना सकता है, ठीक है। वो किसके इंस्टेंस पे होगा, माइनर के इंस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब बेयर एक्ट लैंग्वेज देखते हैं सेक्शन 8 में, ठीक है। The natural guardian of a Hindu minor has power subject to the provision of this section to do all the acts which are necessary or reasonable, which are necessary, reasonable और proper, किसके लिए, proper for the benefit of minor के benefit के लिए, ठीक है। For the realization, protection and benefit of minor state, minor के state के लिए मतलब minor के property के लिए, but the guardian can in no case bind the minor by a personal covenant, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से, क्या, the natural guardian shall not without the previous permission of the court, मतलब कोर्ट के प्रीवियस परमिशन के बिना कभी भी क्या नहीं करेगा, मॉर्गेज नहीं करेगा, चार्ज नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं कर सकता सेल से, या गिफ्ट, एक्सचेंज या अदरवाइज एनी पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, ठीक है।
और क्या नहीं करेगा, लीज भी नहीं कर सकता कोई भी पार्ट, उस प्रॉपर्टी के कोई भी पार्ट को जो कि एक्सीड करेगा 5 साल से ज्यादा, या फॉर अ टर्म मोर देन 1 ईयर बियॉन्ड द डेट ऑन विच द माइनर अटेन्स मेजोरिटी। मान लेते हैं कि 17 साल का जब हुआ तब हम लीज पे कर दिए, अब जब वो तब 18 पे तो वो मेजर हो जाएगा, तो 18 पे मेजर होने के 1 साल के अंदर ही अंदर मतलब उसको प्रॉपर्टी को लीज से हटाना होगा, ठीक है, मतलब मेजर बनने के 1 साल के अंदर, ठीक है। अब एनी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द नेचुरल गार्जियन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 इज वॉइडेबल। वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे, एट द इंस्टेंस ऑफ माइनर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, माइनर पर्सन के इंस्टेंस पे, ठीक है। अब कोई भी कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट भी कभी भी ऐसा परमिशन ग्रांट नहीं कर सकता है सेक्शन सबसेक्शन 2 के अंदर, ठीक है, मतलब ये सारे चीज का परमिशन कोर्ट भी कभी भी ग्रांट नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट किस केस में, कि केस ऑफ नेसेसिटी और फॉर द इविडेंट एडवांटेज ऑफ माइनर, मतलब कि माइनर के लिए जब तक वो नेसेसरी या एडवांटेज वाला काम नहीं है तब तक कोर्ट भी कभी भी ऐसा परमिशन ग्रांट नहीं करेगा, मतलब ऐसा परमिशन सिर्फ माइनर के बेनिफिट के लिए ही ग्रांट किया जाएगा वरना नहीं किया जाएगा, ओके। क्या बात कर रहा है, सेक्शन 9 टेस्टामेंट्री। सेक्शन 1 क्या था, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड। सेक्शन 2 क्या था, सेक्शन 2 था कि ये जो एक्ट है ये सप्लीमेंटल है गार्जियनशिप एंड वॉट्स एक्ट 1890 से। सेक्शन 3 बात कर रहा था डेफिनेशन से। सेक्शन 4 ओवर राइडिंग इफेक्ट था, और नहीं 3 बात कर रहा था एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, 4 था डेफिनेशन, 5 था ओवरराइडिंग इफेक्ट, 6 था नेचुरल गार्जियन, 7 था नेचुरल गार्जियन ऑफ अडॉप्टिव सन, 8 था पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन। अब 9 बात कर रहा है किससे, 9 बात कर रहा है टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री गार्जियन क्या होता है, गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल। अब कौन विल बनाएंगे, तो फादर और मदर विल बनाते, ठीक है। लेट्स सी क्या है टेस्टामेंट्री गार्जियन। चलो लेट्स सी, टेस्टामेंट्री गार्जियन वो होंगे माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड के टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन अपॉइंट करेंगे, तो फादर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। विल अपॉइंट द गार्जियन फॉर माइनर के किसके लिए, एक तो बॉडी एक तो प्रॉपर्टी। माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड है तो उसके लिए टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन अपॉइंट करेगा, तो फादर अपॉइंट करेगा। किस चीज के लिए, या तो माइनर के बॉडी के लिए या तो माइनर के प्रॉपर्टी के लिए या तो दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन अपॉइंटमेंट अंडर, इसमें अगर अपॉइंटमेंट किया गया, ठीक है, सेक्शन अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 1, ठीक है, शैल हैव नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। कब इफेक्ट नहीं होगा, अगर फादर पहले फादर का पहले डेथ हो जाता है और मदर सरवाइव करती है, और अगर मदर अपॉइंट करती है तो इसमें फादर जो अपॉइंट किए इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मदर अपॉइंट नहीं करती है, बाय विल मदर अपॉइंट नहीं करी, तो क्या होगा, बट रिवाइव इफ मदर डाइज विदाउट अपॉइंटिंग। पहले तो टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन अपॉइंट करेगा, माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड का टेस्टामेंट्री गार्जियन फादर अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर फादर डाइज विदाउट अपॉइंटिंग टेस्टामेंट्री गार्जियन तो कौन अपॉइंट कर सकता है, तो मदर अपॉइंट करेगी, ठीक है। और अगर मदर अपॉइंट नहीं की, फादर अपॉइंट कर गए, मदर सरवाइव कर गई और मदर अपॉइंट नहीं करी टेस्टामेंट्री गार्जियन को, तो जो फादर जिनको अपॉइंट करके गए हैं वही टेस्टामेंट्री गार्जियन बनेंगे, ठीक है। अब हिंदू विडो के केस में नेचुरल गार्जियन माइनर का कौन होगा, मदर होगी, ठीक है। हिंदू विडो के केस में नेचुरल गार्जियन है मदर, ठीक है। अब क्या कर सकती है, वो अपॉइंट कर सकती है गार्जियन, माइनर का गार्जियन। हिंदू विडो
अपने माइनर का गार्जियन अपॉइंट कर सकती है किस किस चीज के लिए, बॉडी या प्रॉपर्टी के लिए, या फिर दोनों के लिए अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, अब हिंदू मदर जो है वो नेचुरल गार्जियन है किसकी, माइनर इलेजिटिमेट चाइल्ड। ठीक है, और वो माइनर इलेजिटिमेट चाइल्ड की नेचुरल गार्जियन कौन होगी, मदर होगी, और वही टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड की। ठीक है, अब जो गार्जियन अपॉइंट किया गया है, ठीक है, वो कब इफेक्ट में कब आएगा, जब गार्जियन जो टेस्टामेंट्री गार्जियन है जिनको अपॉइंट किया गया है बाय मदर और फादर, वो उनका गार्जियनशिप कब इफेक्ट में आएगा, तो वो एक्ट कर सकते हैं कब, एज द माइनर गार्जियन आफ्टर द डेथ ऑफ माइनर्स फादर और मदर। ये जो गार्जियन टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट हुए ना, ये कब से राइट्स अपना कर सकते हैं, एज अ गार्जियनशिप एक्ट कर सकते हैं, तब से जब फादर और मदर का डेथ हो जाएगा उसके बाद से। ठीक है, और राइट्स ऑफ गार्जियन सीज कब कर देता है, इन गर्ल्स के केस में ऑन हर मैरिज। ठीक है, अगर कोई हिंदू अपनी डॉटर के लिए गार्जियनशिप अपॉइंट करके गए हैं, तो उस डॉटर पे उनका गार्जियनशिप कब सीज करेगा, कब खत्म होगा, कब जीरो इफेक्ट आएगा, जब उस डॉटर का जब मैरिज हो जाता है तब से। ओके, अब चलो बेयर एक्ट लैंग्वेज देखते हैं सेक्शन 9 का। हिंदू फादर एंटाइटल टू एक्ट एज अ नेचुरल गार्जियन ऑफ हिज माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड। हिंदू फादर क्या बनेगा, एंटाइटल है किसके लिए, ये अपने माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड के लिए गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, किस किस रेस्पेक्ट में, माइनर के प्रॉपर्टी और माइनर के बॉडी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अदर देन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। ठीक है, अनडिवाइडेड इंटरेस्ट में नहीं करेगा। सेकेंड बात कर रहा है कि सब सेक्शन 1 जो है ये इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कब इफेक्ट नहीं होगा, जब फादर पहले मर जाता है और मदर सरवाइव कर जाती है, लेकिन ये रिवाइव हो जाएगा अगर मदर बिना गार्जियन को अपॉइंट किए मदर का डेथ हो जाता है, तो ये ऐसा गार्जियनशिप रिवाइव कर जाएगा। ठीक है, अब हिंदू विडो क्या है, इंटाइटल्ड है, नेचुरल गार्जियन है। ठीक है, वो अपने माइनर लेजिटिमेट चाइल्ड के लिए गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, 4 में क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि जो हिंदू मदर है वो क्या है, नेचुरल गार्जियन अपने माइनर इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए वो अपॉइंट कर सकती है गार्जियन। ठीक है, किस दोनों एस्पेक्ट में, माइनर के प्रॉपर्टी और माइनर के बॉडी दोनों ही, या तो माइनर के बॉडी या तो प्रॉपर्टी या दोनों। ठीक है, 5th बात कर रहा है गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय द विल has the right to act as the minor guardianship after the death of minors father and mother। ये जो गार्जियन अपॉइंट हुए हैं वो कब एक्ट करेंगे, जब उनके मदर फादर का डेथ हो जाएगा उसके बाद एक्ट। ठीक है, 6 क्या बोल रहा है, राइट ऑफ द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाय विल, ये वेयर द माइनर इज अ गर्ल, जहाँ माइनर है तो उसका राइट कहाँ कब सीज करेगा, तो लड़की के शादी पे सीज कर जाएगा। ठीक है, सेक्शन 10 क्या बात करता है, सेक्शन 10 बात करता है कि इन कैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ अ प्रॉपर्टी, मतलब अ माइनर शैल बी इनकम्पिटेंट टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइनर, मतलब कि माइनर कभी भी माइनर के प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता। ठीक है, माइनर के बॉडी का गार्जियन बन सकता है, लेकिन माइनर कभी भी माइनर के प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता। ये कहाँ बोला गया, तो ये सेक्शन 11 में बोला गया। ओके, सेक्शन 10 में बोला गया, सॉरी। सेक्शन 11 किससे बात करता है, सेक्शन 11 बात करता है डी फैक्टो गार्जियन से। ठीक है, डी फैक्टो गार्जियन मतलब कि वैसे गार्जियन जो कि गार्जियन थे तो नहीं, बट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंस वो गार्जियन बन गए, जिनको ना पेरेंट्स अपॉइंट किए हैं ना कोर्ट डिक्लेयर किया गार्जियन, बट ड्यू टू द सर्कमस्टेंस, जैसे मान लेते हैं किसी के पेरेंट्स का डेथ हो गया और कोई भी इतना ये नहीं किया कि कोर्ट के द्वारा गार्जियनशिप ले, ठीक है, और उसका पालन पोषण मान लेते उसका ननिहाल वाला कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो गार्जियन बन गए हैं, तो दे आर डी फैक्टो गार्जियन ऑफ दैट चाइल्ड। ओके, और वो क्या कर सकते हैं, दे guardian not deal with the property, no person shall be entitled to dispose of or deal with the property of the Hindu minor merely on the ground of his or her being the de facto guardian of the property, मतलब कि de facto जो guardian है वो they are not allowed to deal with the property of the minor, minor के property से वो
को डील नहीं कर सकते, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। सेक्शन 12 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 12 बात कर रहा है कि गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। सेक्शन 12 बात कर रहा है कि कोई भी माइनर जो है उसके लिए where a minor has undivided interest in the joint family property, the property is under the management of the adult, ठीक है। माइनर के अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए कोई भी गार्जियन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। कब? जब वहां पे जो मैनेजमेंट कोई एडल्ट कर रहा है, ठीक है। नो गार्जियन शैल बी अपॉइंटेड फॉर द माइनर इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, ठीक है। प्रोवाइडेड nothing in this section shall be deemed to affect the jurisdiction of high court to appoint the guardian in such interest। कब कौन अपॉइंट कर सकता है? हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है। किस चीज के लिए? माइनर के अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। बेसिकली सेक्शन 12 बात करता है कि माइनर के अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए कोई गार्जियन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा अगर वहां पे कोई एडल्ट मेंबर मैनेज कर रहा है प्रॉपर्टी को, ठीक है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है माइनर के अनडिवाइडेड इंटरेस्ट में गार्जियन से अपॉइंट करने का, उसको अफेक्ट नहीं किया जाएगा। प्रोवाइजो यही बोल, ठीक है। अब 13 क्या बात करता है? सेक्शन 13 बात करता है कि वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन, ठीक है। पैरामाउंट कंसिडरेशन मतलब कि माइनर का वेलफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ एनी पर्सन एज अ गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर बाय अ कोर्ट, द वेलफेयर ऑफ द माइनर शैल बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन। कि माइनर का भलाई किसमें है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू द गार्जियनशिप बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट or any law relating to the guardianship in marriage among the Hindus if the court is of the opinion that his or her guardianship will not be the welfare of the for the not be for the welfare of the minor, ठीक है। तो किसी भी पर्सन को गार्जियनशिप तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि कोर्ट ये सेटिस्फाई नहीं हो जाता है कि उस पर्सन के साथ उसका गार्जियनशिप बच्चे के वेलफेयर के लिए होगा, ठीक है। सेक्शन 13 बात कर रहा है कि माइनर का वेलफेयर सबसे इम्पोर्टेंट है, कि माइनर का वेलफेयर किसमें है, ठीक है। किस पर्सन के साथ उसका सही है, आगे सही रहेगा उस, ठीक है। तो we are done with Hindu minority and guardianship act, okay। there were only 13 section, सारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप सबको क्लियर हो गया हो। Thank you. In the next class, we will be doing Hindu Adoption and Maintenance Act. Okay, to everybody.